नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सांतत्यता तथा अवकलनीयता पर लेक्चर नंबर 13। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, लगभग 5.5 सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, आप लोग लेक्चर में एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसको बनाइएगा तो समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन एकदम स्टेप वाइज बना दिए गए हैं। क्लियर है ना? अगर नया समझ में आए, थोड़ा सा फास्ट चले तो क्या करना है, थोड़ी देर पॉज कर लेना है, पॉज करके एक बार और पीछे करके समझ लेना है ना। तो समझ लेगी तो क्या होगा कि वो समझ में आ जाएगा एक ही बार में। क्लियर है ना? तो उसके बाद देखो अगले स्टॉप में तुरंत उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आगे है वो देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद देखो बाबू 5.5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक करा लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 तक एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको कराने के बाद हम 5.5 खत्म करेंगे और 5.5 आज ही इसी लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, समझ में आएगा क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो। क्लियर, तो इसीलिए उसको करा दिया जा रहा है। उसके बाद जो है 5.5 लेक्चर स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, है ना। और का अवकलन तीन प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है ना, तीन प्रकार से। पहला प्रकार है इसमें देखो बाबू, पहला प्रकार दिया हुआ है कि गुणनफल नियम का प्रयोग करके करना है। करना क्या है? गुणनफल नियम का। और गुणनफल नियम बाबू आप लोग को सिखाया बहुत अच्छे से, है ना, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। और दूसरा दिया हुआ है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद, है ना, एकल बहुपद प्राप्त करके। मतलब चलिए इसको पहले बना लेते, इसके बाद दूसरा और तीसरा बनाएंगे लॉग लेके। ठीक है, तो पहला क्या करना है? गुणनफल विधि। दूसरा करना है इन सबको एक के में गुणा करके उसके बाद पूरा एकल बहुपद बना लेना है, उसके बाद उसका अवकलन करना है। और तीसरा करना है लॉग लेके। तो देखो अगर बाबू हम लोग तीसरा देखा जाए, लॉग लेने वाला फंक्शन, तो यहाँ ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, अगर बाहर लॉग लेते हैं तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो वो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये क्या करना है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके अवकलन, है ना। तो गुणनफल नियम का प्रयोग करके अवकलन बाबू बहुत अच्छे से बताएं कैसे होता है। पहले को छोड़ा जाता है दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा जाता है पहले का अवकलन, ये होता है ना। तो देखो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये m है और ये क्या है बाबू, n है। इन दोनों का अवकलन करना है किस विधि से? गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो अब एकदम अच्छे से याद होगा कि गुणनफल नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। मान लो dy/dx निकालना है, दो ऐसे फलन का जो आपस में, दो ऐसे वेरिएबल का जो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो उसमें क्या किया जाता है कि पहले को छोड़ा जाता है और दूसरे का अवकलन किया जाता है। ठीक है, और फिर दूसरे को छोड़ दिया जाता है और पहले का अवकलन किया जाता है ना। ऐसा क्वेश्चन कम से कम बहुत क्वेश्चन कराए जा चुके हैं ना। ऐसे क्वेश्चन हमें पक्का यकीन होगा कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे गुणनफल विधि से प्रयोग करके अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणनफल विधि से प्रयोग करने का मतलब, अगर दो वेरिएबल आपस में गुणा में है तो पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, बीच में करना है क्या है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ भी ये और ये दो अलग अलग फंक्शन है ना, x के ये भी है और ये भी है, दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब अगर मान लें कि यह जो फलन है वो y का है, किसका फलन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, है ना। करना क्या है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। क्लियर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। किस विधि से करना है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे इधर हो जाएगा dy/dx और इधर क्या हो जाएगा, देखो यह पहला वेरिएबल, यह दूसरा वेरिएबल, तो पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, है ना। तो पहले को ऐसे ही जैसा है वैसा ही फोटो यहाँ पे छोड़ दो, प्लस 8, दूसरे का क्या करना है, अवकलन किसके सापेक्ष, d/dx के। तो d/dx क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये हो गया क्या, पहले को छोड़ दिए और दूसरे का अवकलन कर दिए। अब फिर क्या करना है, प्लस, है ना,
प्लस करके अब क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे। तो दूसरा वाला ऐसे ही छोड़ दो, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया बाबू। देखो क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स किए, इन दोनों फंक्शन का दोनों मल्टीप्लाई में था तो यह पहला फंक्शन ऐसे ही छोड़ दिए और दूसरे फंक्शन का अवकलन कर दिए, फिर प्लस अब दूसरा फंक्शन पहले लिख के छोड़ दिए और फिर पहले फंक्शन का क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। तो इस हिसाब से देखो इधर वाला फंक्शन में तो कुछ किए हैं नहीं, तो ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। लेकिन इधर देखो डी बाई डी एक्स करना है किसके सापेक्ष, एक्स क्यूब 7x और 9x के सापेक्ष करना है ना, सब प्लस में है तो इसका मतलब एक एक करके तीनों का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बाबू ध्यान दो, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा के डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स क्या होता है, अगर बोले कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n हो तो क्या होता है, ये n आगे चला आता है और यहाँ से एक पावर कम हो जाता है, यही होता है ना, एक n आगे चला आता है और एक पावर कम हो जाता है। तो यहाँ पे 3 क्या होगा, आगे चलाएगा और x पर एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 7x है ना, तो 7x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो देखो 7x है तो x के पावर 1 है, 1 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 आता है ना, तो ये कई बार बताए हैं, ये क्या हो जाएगा 7। और फिर जब डी बाई डी एक्स 9 करेंगे तो यह तो कॉन्सोनेंट है, अगर कोई व्यंजक का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे व्यंजक का वेरिएबल के सापेक्ष में तो वह अवकलन कितना देता है, 0। तो यहीं पर यह ब्रैकेट क्लोज, समझ में आया। इसके बाद फिर प्लस इधर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट वाले में इसको क्या कर लो, अवकलन। यहाँ देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यह 2 आगे आएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाने वाला होगा बाबू, यहाँ पर आएगा 2x के पावर 1 तो लिखते नहीं है तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और डी बाई डी एक्स जब माइनस 5x का करेंगे तो 5 हो जाएगा, x गायब हो जाएगा है ना, x के पावर 1 है, 1 आगे आएगा, 1 माइनस 1 0, x के पावर 0 की वैल्यू 1, क्लियर। तो 2x माइनस 5 और 8 का करेंगे तो वह 0 हो गया। देखो ऐसा फोटो दिख गया। अब क्या करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो है ना, मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ देखो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा, 3x के पावर 4, ठीक है। फिर 3x स्क्वायर का माइनस 5x में एक इससे तीनों का करो फिर इससे तीनों का करो, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से किए x के पावर 4, फिर 3x स्क्वायर का माइनस 5x से किए तो 3 5 जा माइनस 15 और x स्क्वायर x कितना हो गया, x क्यूब, क्लियर। अब फिर 3x का 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24x स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद फिर 7 का तीनों से करेंगे तो 7 का करेंगे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 7x स्क्वायर। और उसके बाद फिर प्लस 7 का माइनस 5x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 और x, समझ में आया। फिर 7 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, समझ में आया कि नहीं आया। 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से किए 3x के पावर 4, फिर माइनस 5x को 3x स्क्वायर से किए तो माइनस 15x क्यूब, फिर 8 को 3x स्क्वायर से किए तो 8 3 जा 24 और क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 7 का तीनों से किए तो यह फंक्शन मिल गया, ठीक है। वैसे ही काम इधर भी करेंगे तो इधर देखो 2x और x क्यूब कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और x के पावर 4 है ना, आधार सेम हो तो घात गुणा करने पर जुड़ जाते हैं। फिर 2x का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2x का 9 में करेंगे तो 9 2 जा 18x, फिर माइनस 5 का x क्यूब में करेंगे तो माइनस 5x क्यूब, फिर माइनस 5 का प्लस 7 में करेंगे तो माइनस 5 3 जा 15x। समझ में आ रहा है ना बाबू, फास्ट तो नहीं है। देखो 2x का कहाँ से किए, यहाँ से स्टार्ट किया ना, 2x का x क्यूब में 2x के पावर 4, 2x का 7x में 2 7 जा 14 x स्क्वायर, 2x का 9 में 2 9 जा 18 x और x है ना, x हो गया, x इंटू 1 x हो गया, क्लियर। माइनस 5 का x क्यूब में किए तो माइनस 5x क्यूब,
-5 का 7x में किए, 5 3 जा 5 7 जा 35x और प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद -5 का +9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और -5 का +9 में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, दिख रहा है माइनस। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो जो जो सेम पावर है उसको जोड़ लो घटा लो, जो जो सेम पावर नहीं है उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ देखो 3x की पावर 4 है, उधर भी कहीं पावर 4 वाली वैल्यू इधर दिख रही है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x के पावर 4। क्लियर, कितना हो गया 5x के पावर 4। उसके बाद देखो क्यूब वाले फंक्शन, यहाँ -15x क्यूब, इधर कहीं क्यूब वाला फंक्शन है, ये रहा -15x क्यूब -5x क्यूब, कितना हो गया -20x क्यूब। माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े वाले का सिंबल लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद x स्क्वायर वाले फंक्शन यहाँ है और क्या है बाबू, यहाँ पे है, मतलब 3 जगह है x स्क्वायर का फंक्शन। 24 और 7 हो गया कितना 31 x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर इधर है। ठीक है, 31 + 14 कितना हो गया 45, तो 45 + 45x के पावर 2। ठीक है ना, एक बार और मिला लेते हैं। 24 7 31, 31 और 14 45, 45 x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद x के पावर 1 वाला फंक्शन, ये देखो -35x और कहीं x वाला है, +18x और फिर -35x, दिख रहा है -35x + 18x -35x, तो ये देखो -35 और -35 प्लस हो जाएगा, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 35 35 70, लेकिन सिंबल लगेगा किसका माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा -70x और यहाँ पे +18। ठीक है, तो -70x + 18 कितना हो जाएगा -70x + 18। बाबू सिंबल बड़ा है माइनस का, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 62x, लेकिन किस में माइनस में। क्लियर, 62 की 52x माइनस में। क्लियर, तो -52x। ठीक है ना, -52x, यहाँ आ गया -52x। ठीक है, और उसके बाद जो अचर है उनको जोड़ लो। ये देखो +56 और -45, तो +56 में से -45 करोगे तो कितना बचेगा 11, लेकिन पॉजिटिव में बचेगा, तो यहाँ आ गया 11। यह हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया एकदम सीरीज वाइज, है ना। 5x के पावर 4 -20x क्यूब + 45x स्क्वायर, है ना, -52x और +11, यह हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आंसर, गुणनफल विधि से। समझ में आया बाबू, क्लियर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल विधि से आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि तीनों विधियों से करना है, लेकिन अवकलन का आंसर एक ही लाना है। इसका मतलब विधि तो 3 अपनाएंगे, लेकिन आंसर एक ही आने वाला है, जो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको कहीं किनारे लिख लेते हैं ताकि प्रूफ हो सके, तो यही आंसर दूसरे विधि से भी आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको हम कहीं क्या कर लेते हैं, किनारे नोट कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ताकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये हो गया 5x की पावर 4 -20x क्यूब + 45x स्क्वायर -52x + 11, यह हमारा क्या हो गया गुणनफल विधि से पहले वाले का आंसर आ गया। अब दूसरी विधि जो भी अपनानी होगी उसको अपनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो बाबू क्या किए थे, दोनों पक्षों में पहले सीधे एकदम गुणनफल विधि लगा दिए, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़े पहले का अवकलन। तो यहाँ दूसरे का अवकलन किए तो यह आने वाला है, और वहाँ पहले का अवकलन किए तो यह है। उसके बाद बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम क्या कहा है, उस पर डिपेंड करते हैं कि वह कैसे सॉल्व होगा। y तो हमारा यही है, दोनों पक्षों में अवकलन करना है, लेकिन देखते हैं यहाँ से क्या करना है उसके भीतर। चलो y बराबर दिया है x² - 5x + 8 और दूसरे ब्रैकेट में है x³ + 7x + 9। इसको दूसरी विधि नंबर 2 क्या अपनाना है, क्या करना है कि गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। दूसरी विधि क्या कह रहा है,
गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। इसका मतलब समझो कि जो हम लोग पहले अवकलन कर लिए थे, अवकलन करने के बाद सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, कि सारे पॉलिनोमियल्स को एक के साथ एक के बाद सब मल्टीप्लाई करके पूरा एक लंबा सीरीज बना था, और उस सीरीज में जो सेम पावर था उसको जोड़ घटा के लिख लिए थे। इसमें क्या करना है कि इसमें गुणनफल का विस्तारण पहले करना है, उसके बाद उसका अवकलन करना है। इसका मतलब यह जो फंक्शन दिया हुआ है इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लेना है ना, और रीअरेंज कर लेना है पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अवकलन नहीं करना है, करना क्या है पहले मल्टीप्लाई एक एक करके। तो इसको पकड़ेंगे, इन तीनों से गुणा, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको इन तीनों से गुणा, और फिर इसको पकड़ेंगे, इसको भी इन तीनों से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगा उसका हमको अवकलन करना होगा। इस विधि को समझ में आया? क्या करना है, गुणनफल का विस्तारण करना है और उसके बाद एकल बहुपद प्राप्त करके उसका अवकलन करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो इसका हम लोग अवकलन करते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में करेंगे, कितना हो जाएगा, x के पावर 5 है ना। आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो x 5 हो जाएगा, इसके बाद देखो x5, फिर x स्क्वायर को 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 7x का क्यूब, पावर ऐड हो गया। फिर x स्क्वायर को 9 में करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। फिर -5 को देखो इससे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिए, अब इससे इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। -5x को x क्यूब में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x क्यूब, x की पावर 4। ठीक है, फिर -5 को 7 में करेंगे तो 7 5 जा 35 है ना, और x स्क्वायर। फिर उसके बाद -5 को 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -45x। ठीक है, समझ में आया? -5 को 9 में किए, 9 5 जा 45 प्लस माइनस माइनस और x लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर 8 को इन तीनों से करते हैं। देख लो यह तीनों इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे तीनों का करते हैं तो ये हो जाएगा 8 का डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब, फिर 8 का 7 में करेंगे तो 56x हो गया। ठीक है, 56x, फिर 8 का 9 में करेंगे तो 72। क्लियर? ये हमारा बन गया क्या, पॉलिनोमियल। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पावर सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा 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 लिखते जाते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले सबसे बड़ा पावर तो लिखा ही हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो इससे छोटा पावर कौन सा है, ये वाला है, पावर 4 और कोई है नहीं तो इसको लिख लो। यहाँ हो गया -5x के पावर 4। एक्स क्यूब वाले कितने फंक्शन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दिख रहा है ना, एक्स क्यूब एक यहाँ है और एक कहाँ है, यहाँ है। दोनों को ऐड कर लो, 8 7 कितना हो गया, 15, और दोनों का पावर ऐसे लिख दो तो 15x क्यूब। अब स्क्वायर वाले फंक्शन देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो मतलब क्या करना है हमको, 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर। माइनस वाला फंक्शन बड़ा है, घटेगा, सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। तो 35 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो अब बचा x के पावर 1 वाला फंक्शन, वो कहाँ कहाँ है, तो x स्क्वायर हो गया, x के पावर 4 हो गया, x स्क्वायर भी हो गया, -45x प्लस 56x क्या है, -45x प्लस 56x। ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, सिंबल बड़ा वाला लगेगा तो यहाँ पर कितना आ जाने वाला होगा, 45 प्लस -45 प्लस 56 कितना हो गया, 11 प्लस 11x। समझ में आया? और उसके बाद जो अचर है उसको भी ऐड कर लो। अचर कौन सा है, बस यही एक लास्ट है, इसको ऐसे ही लिख लो, +72। अब देखो हमारा क्या हो गया, एकल बहुपद प्राप्त हो गया ना, एकल बहुपद सारे के सारे हमारे प्राप्त हो गए। समझ में आ रहा है? अब इस एकल बहुपद प्राप्त हो गए तो अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा dy/dx और इधर क्या हो जाएगा, देखो एक एक करके सबको अवकलन कर दे, क्योंकि सब प्लस माइनस में है तो एक एक करके सबके साथ क्या हो जाएगा अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा d/dx x के पावर 5, फिर माइनस d/dx 5x का पावर 4, फिर प्लस d/dx 15x क्यूब माइनस d/dx 26x स्क्वायर, फिर प्लस d/dx 11x, फिर प्लस d/dx 72। सबके साथ क्या किए, x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो यहाँ पे फंक्शन बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पावर एक जो यहाँ पावर होता है वो आगे चला आता है और एक इसमें से पावर कम हो जाता है, यह 5 आगे आएगा और 5 - 1 4 हो जाएगा, समझ में आए। तो यह हो जाएगा 5x के पावर 4, फिर यहाँ देखो पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई करता है और इसमें से पावर एक कम हो जाता है, तो 4 जब आगे आएगा तो 5 से गुणा करेगा, 4 पंचे कितना हो गया 20, और उसके बाद एक पावर कम कर लो तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखो फिर करेंगे, यहाँ भी करेंगे d/dx, तो ये पावर आगे आएगा इससे मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 3 जा 45 और x क्या हो गया स्क्वायर। फिर वही काम यहाँ भी पावर आगे आएगा मल्टीप्लाई करेगा, एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -26 है ना, तो आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 52x, क्लियर, और पावर 1 हो गया। और जब फिर इसका करेंगे आगे वाले का तो 11x के पावर 1 है ना, 1 आगे आके मल्टीप्लाई करेगा और एक पावर घट जाएगा तो x के पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी पॉलिनोमियल के पावर किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, समझ में आया। तो यहाँ कितना हो गया 11 और फिर उसका अवकलन करेंगे तो कितना हो गया 0। अब देखो यह उससे मैच कर रहा है क्या, देखो दूसरी विधि से निकाले फिर भी हमारा आंसर मैच कर रहा है। 5x के पावर 4 5x के पावर 4 -20x क्यूब ठीक है, 45x स्क्वायर ठीक है, -52x ठीक है, प्लस 11 सही है। इसका मतलब हम दूसरी विधि से भी किए तो भी हमारा आंसर क्या आया, समझ में आया ना, यही है। कोई डाउट इसमें नहीं ना, एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसे बनेगा एकदम सिंपल, आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो इसके बाद तीसरी विधि है लघुगणितीय अवकलन द्वारा। इसका क्या करना है, अब लॉग ले लेना है, लॉग ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो उसको क्या करना है, बहुत आसान है वो, चलो वो इस सबसे आसान है, तो गुणा भाग करना था उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है बाबू, दोनों पक्षों में पहले क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। तीसरे नंबर में दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ तीसरी विधि आ गई, दूसरी भी मिटा दो। क्वेश्चन हमारा यही है, 3 विधियों से सॉल्व कर रहे हैं। पहली विधि से सॉल्व किए, पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन, आंसर ये आया। दूसरी विधि से सॉल्व किए, पहले सब मल्टीप्लाई कर लिए, पॉलिनोमियल एक बना लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में और फिर उसका अवकलन किए तो भी आंसर यही आया। अब तीसरी विधि क्या करेंगे, लघुगणितीय विधि द्वारा, है ना, लघुगणितीय अवकलन द्वारा। अब इसका लॉग ले लेना है, दोनों पक्षों में पहले ही लॉग। अगर बिगड़ैल फंक्शन हो तो उसको सुधारना है तब लॉग लेना है, अगर सुधरा हुआ फंक्शन है तो डायरेक्ट लॉग ही ले लेना है। तो देखो सुधरा हुआ फंक्शन साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, किसी का ना तो पावर चढ़ा है और ना ही किसी से क्या है डिवाइड में है, या फिर बोले थे ना कि 3 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में हो तो भी लॉग ले लेते हैं। यहाँ देखो अब यहाँ क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। इधर क्या हो जाएगा log y, इधर पूरे फंक्शन में एक ही बार में log ले लो, तो log लिए क्या बच गया x³ - 5x + 8 और दूसरे ब्रैकेट में x³ + 7x + क्या 9, समझ में आया। इसके बाद
लॉग लेंगे तो लॉग की क्वालिटी क्या होती है कि अगर लॉग m डॉट n कर रहे हैं तो यह क्या बना देता है, लॉग m प्लस लॉग क्या कर देता है n, यह इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? अगर मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल है तो उसको लॉग क्या कर देता है, प्लस कर देता है। इधर फंक्शन हमारे पास आ गया लॉग y, इधर क्या हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और फिर प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस क्या 9। समझ में आया? अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं क्या, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं अब, अवकलन। क्लियर? तो यहाँ देखो यह हो जाएगा हमारा log y है ना, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इनपुट बिगड़ा हुआ है, इसको पहले आगे भगाएगा फिर इसका भी अवकलन हो जाएगा ना श्रृंखला विधि के हिसाब से। तो log की क्वालिटी क्या है, वह अवकलन करने पर आगे चला आता है, मतलब कि यह क्या डिनोमिनेटर में रख देता है। और अगर वो x का वो क्या बोलते हैं फंक्शन ना हो तो उसका भी अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो 1/y dy/dx हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास y यही है, ध्यान देना। इसके बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन। तो यहाँ देखो log है और उसके बाद इसका इनपुट क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़ा हुआ है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है। अगर log है तो कुछ भी इनपुट हो उसको पहले डिनोमिनेटर में भेजेगा, उसके बाद ही उसका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अगर इसको क्या कर दें dy/dx इसमें कर दें तो यह पूरा का पूरा फंक्शन नीचे आ गया, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और फिर क्या कर दिए, अब ये इनपुट देखेगा कि x के रूप में तो है नहीं, x के रूप में भी है तो यह बिगड़ा हुआ फंक्शन है, सुधरा तो है नहीं, पूरा का पूरा ऐसे पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो मतलब इसका भी हमको क्या करना होगा, एक एक करके अवकलन करना होगा। तो देखो मल्टीप्लाई में लिखेंगे और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर माइनस 5x का करेंगे तो -5। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? लॉग लगाए, पूरा फंक्शन नीचे आ गया, फिर इसी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। वही काम यहाँ भी, लॉग लगाएंगे, पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया और फिर इस न्यूमरेटर का अवकलन, है ना, बिगड़े हुए फंक्शन का इनपुट का अवकलन। तो एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और 7x का करेंगे तो +7, 9 का करेंगे 0। ठीक है, यह हमारे पास फंक्शन मिल गया। ठीक है, यह ऐसा फंक्शन हमको मिल गया। इसके बाद इसको अगले स्टेप में चलते हैं, यहीं पे ये हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, या देखो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x - 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इधर क्या हो जाएगा, ये आगे आएगा तो हो जाएगा 3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है, ऊपर मिटा के फिर करते हैं। ठीक है, देखो ये 1/y dy/dx है ना, 1/y dy/dx, इधर क्या है 2x - 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस क्या है 8 है, और इधर जो भी फंक्शन है, इस y को क्या करते हैं, इस पूरे में फंक्शन में इंट्रोड्यूस ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, इस y को पहले उठा के इधर ला देते हैं। हमको वैल्यू चाहिए dy/dx की ना, तो हम क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह y इधर आएगा और y का मान कितना है, ये पूरा फंक्शन है तो y का मान रख लेते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इधर इसे लिख लेते हैं, y इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा y को इसके साथ भी कर लिए, अब इसके साथ भी कर लो, क्योंकि y जब जाएगा दोनों के साथ करेगा ना गुणा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, है ना, क्योंकि बीच में प्लस है। देखो इधर भी गया और इधर भी गया, तो इधर हो जाएगा y इंटू
3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 7x प्लस 9 है ना, x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। थोड़ा सा इसके बाद मिटाना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ये वाला फंक्शन मिटा देते हैं ना, ये पूरा जो सॉल्व किए इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन इसके ही नीचे करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलो इतने में काम बन जाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर y की वैल्यू कितनी है, x² माइनस 5x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में कितना है x³ प्लस 7x प्लस 9 और उसके बाद ये वैल्यू कितनी मिली है हमारे पास 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। y की वैल्यू उसमें भी रख दिए, वही काम करना है उसमें भी, y की वैल्यू उसमें भी रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू कितनी बाबू, x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ माइनस प्लस 7x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 7x प्लस 9। समझ में आ रहा है। ये देखो यह पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यह कट गया, इसीलिए कर रहे थे ताकि ये नीचे वाला जो फंक्शन है वो कट जाए, ना एलसीएम लेना पड़े ना कुछ भी, देख रहे हो। या जैसे ही y की वैल्यू रखें तो यहाँ से यहाँ कट गया और वो वाला फंक्शन वहाँ कट गया, इसलिए दोनों जगह क्या किए y की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, यह जो फंक्शन है अब देखो सबका सब मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5, ठीक है। और उसी तरह इसमें भी करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और इधर हो जाएगा x3x का स्क्वायर प्लस 7। समझ में आया कि नहीं आया, बस अब गुणा करते जाना है ना, जैसे पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते जाना है। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आगे गुणा करते हैं, पीछे से करते हैं ना। तो यह देखो याद आ रहा है ऐसा ही फंक्शन पीछे भी हुआ था ना। चलो कर लेते हैं, आंसर वही आने वाला है ना। चलो ठीक है कर लेते हैं आगे। तो 2x का जब x³ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 2 और x के पावर 4, ठीक है। फिर 2x का 7x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14x²। फिर 2x का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18x। फिर अब देखो यह तीनों इससे हो गया, अब -5 से करते हैं तो ये हो जाएगा -5x³ -5 का प्लस 7 में 35x -5 का 9 में -45। फिर वही काम इधर भी प्लस 3x² का x का क्या 3x² का किस में x के पावर 4 में कितना हो जाएगा 3x के पावर 4। फिर 3x² का -5x में 3 × 5 = 15x का क्यूब। फिर 3x² का प्लस 8 में कितना हो जाएगा 24x²। वही यही काम किए थे पिछले, मतलब कि जो पहला वाला करना था ना, दूसरा नहीं पहला वाला। देखना कॉपी में अगर लिखे होंगे आप लोग तो पहला देखना, यही काम करना था उसमें भी, ठीक है ना। आंसर वही आने वाला है। कहाँ तक पहुँच गए 3x² का x² में किए कितना हो गया 3x के पावर 4। 3x² का -5 में किए 15x³। फिर 3x का 8 में किए 3 × 5 = 14x²। फिर 7 का आप करते हैं ना, तीनों से इसका तीनों से ख़त्म हो गया, अब 7 का तीनों से करते हैं तो ये हो जाएगा 7x² प्लस में 7x। फिर ये करेंगे 7 × 5 = 35x, ठीक है। और फिर 8 में करेंगे 56, ठीक है। समझ में आया। अब फिर सेम पावर ऐड कर लो या घटा लो, घटाने में है तो घटा लो, सेम पावर अगर ऐड में है तो ऐड कर लो और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज। अब देखो 2x के पावर 4 और 3x के पावर 4 कितना हो गया 5x के पावर 4 हो गया, 5x के पावर 4 मैच कर गया पहला वाला। चलो दूसरा देखो, अब क्यूब वाला कहीं है फंक्शन, क्यूब वाला यहाँ है और यहाँ है ना। -15x³ -5x³ -15x³ कितना हो गया -20x³, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर वाला फंक्शन +14x² और +24x² कितना हो जाएगा। और कोई x² वाला फंक्शन है क्या, हाँ एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों जोड़ लो कितना हो जाएगा 45x², ठीक है 45x²। देख लो 14, 24 और 7 जोड़ोगे कितना आएगा
45x²। देखो तीसरा भी मैच कर रहा है। फिर चौथा x वाला फंक्शन प्लस 18x और प्लस 35x माइनस 35x। ये क्या हो गया, इधर माइनस होना चाहिए ना। हाँ देखो -5 + 9 है ना, और किधर गया, -5 + 7x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 और माइनस प्लस माइनस होगा ना। ध्यान यहाँ रखना है, पॉलिनोमियल में हमेशा प्लस माइनस का ध्यान रखना है। वही गड़बड़ हो गया था लेकिन अब सही है। -35 -35 कितना होगा, -70 और -70 में से 18 घटाएं कितना हो जाएगा, -52x। ये भी आ गया -52x। इसके बाद क्या बचा, 1 वाला फंक्शन। 1 वाला किधर गया, -45 + 56 आ गया ना, +11। देख लो, ठीक है, आंसर आ गया, मैच कर रहा है ना इससे। तो तीनों फंक्शन से किए, पहला विधि क्या किए, डायरेक्टली उसका पहले ही अवकलन कर दिए। कैसे, वो गुणनफल विधि द्वारा, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़े पहले का अवकलन। तो ये हो गया गुणनफल विधि से, तो भी आंसर हमारा ये है। उसके बाद जब उसको पॉलिनोमियल बना दिए फिर भी उसका अवकलन किए तो भी आंसर ये है। और फिर जब लॉग लिए, लॉग लेने वाला थोड़ा लंबा था, लेकिन ध्यान रखना है कि y दोनों में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो यह क्या होगा, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कट जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर रहेगा तब तो गड़बड़ कर देगा ना, नीचे एलसीएम लो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए इसको काटने के लिए y की वैल्यू पहले रख दिए हैं, ताकि दोनों में कम से कम एक पॉलिनोमियल कट जाए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व आसानी से हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, यह क्वेश्चन समझ में आया। तीनों विधियों से करने का अवकलन, 3 प्रकार से करने का। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी विधि से करो अवकलन, अगर किसी विधि से करते हो उसका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, तीनों में से कोई भी है ना। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो क्लियर है ना। तो एग्जाम में जो भी विधि अपनाना चाहो, अगर तुम्हें लॉग नहीं समझ में आ रहा है कि लॉग लेना है, या फिर याद नहीं आ रहा है कि लॉग लेना है, तो डायरेक्टली जैसे किए वैसे ही कर लो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। लॉग लेने वाला तो इसमें तो लॉग लेने वाला सबसे लंबा पड़ गया, लॉग लिए तो इतना बड़ा पोर्शन पड़ गया। उसके बाद ध्यान भी रखना है y कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करना है, बिना लॉग लिए भी क्वेश्चन ऐसे हो तो उसको सॉल्व कर लेना, तो भी आंसर हमारा यही आने वाला होगा, है ना, गलत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व ध्यान से करना है पॉलिनोमियल्स को, उसमें गुणा भाग और जोड़ घटाना बहुत ध्यान से करना है। ठीक है ना। इसके बाद देखो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन थे, और जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है, वो आसान है। बस दो अवकलन करो और उसके बाद फिर 2 अवकलन का जो वैल्यू है उसको फिर तीसरे से अवकलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर उसमें लिखा है वही आने वाला है। ठीक है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर अपना, एनसीईआरटी का अगला चैप्टर 5.6। ठीक है, 5.5 का एक क्वेश्चन करा दिए बाबू आपको। ठीक है ना, कोई भी ना समझ में आए वीडियो खोलिए और उसमें स्क्रॉल करिए, देखिए कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बताया गया है वो भी देख सकते हैं, या फिर पूरा वीडियो देखेंगे तो एक क्वेश्चन बताया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.6 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। अब देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का कैसे अवकलन होता है। मतलब क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम लोग या तो y को x के सापेक्ष या x को y के सापेक्ष, मतलब उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल नया ला भी रहे थे तो वो श्रृंखला विधि में ला रहे थे कि नहीं। लेकिन अब क्या करना है कि अब ऐसे वेरिएबल दिखेंगे जो x के फंक्शन में आएंगे अलग अलग। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 2 ही वेरिएबल थे, x और y। क्लियर। अब क्या होगा कि जब हम पैरामीट्रिक फॉर्म लेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में 2 और वेरिएबल आ जाते हैं, एक थीटा और एक t। ये दोनों वेरिएबल क्या है, थीटा वाला वेरिएबल डिग्री के हिसाब से साइन थीटा कॉस थीटा में चलता है, और ये क्या है, पैराबोलिक फॉर्म में आता है t। क्लियर ना, पैराबोलिक फॉर्म 11th में आया होगा। ठीक है, परवलय का जब प्रचाल समीकरण बनाते हैं तो आता है ना 280 तो वहीं से आता है ये वाला। तो अगर ऐसे फंक्शन दिखे तो इसका अवकलन कैसे करना है वही हमको सीखना है। समझ में आ रहा है, इसका अवकलन कैसे करना है। तो देखो कभी कभी फंक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल लेके इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ऐसे समझाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कोई फंक्शन ऐसा मिला y बराबर 80², ठीक है, और x बराबर 280, x बराबर 280 और y बराबर 80²। यहाँ ध्यान देना है कि जब y बराबर फंक्शन लिखा है और जो x बराबर फंक्शन लिखा है, दोनों में वेरिएबल क्या है, t है ना।
दोनों वेरिएबल क्या है, टी है, क्योंकि प्राचाल समीकरण में दो ही वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे, एक टी और एक क्या, थीटा। अगर थीटा दिखा तो वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक उसके साथ लगा होगा, और अगर टी लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन या ना तो y को डायरेक्टली x के सापेक्ष कर सकते हैं, ना ही x को डायरेक्टली किसी y के सापेक्ष कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों में अलग अलग वेरिएबल है और दोनों के दोनों वेरिएबल कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है, t है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि हमें y को भी t के सापेक्ष और x को भी t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। जैसे ही हम y को t के सापेक्ष और x को t के सापेक्ष करेंगे, तो एक बात बताओ, अगर हम ऐसे लिख दें dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो बताओ इसमें कोई खराबी है क्या? एक ही बात है ना, यहाँ से t से t कभी भी उड़ा सकते हैं, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब एक नया जो वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अंत में जाके वो खत्म ही होने वाला है और हमको क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स। ये क्या किए, एक dt dt दोनों में dy बाई डी एक्स में क्या किए, डिवाइड कर दिए, यहाँ भी dt से और यहाँ भी क्या, dt से। और जब dt से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दो कि यह जो y है वह t का फंक्शन बन जाएगा और यहाँ भी x t का फंक्शन बन जाएगा, और उसको t के सापेक्ष करना अवकलन आसान होगा। और अगर dy बाई डी एक्स पूछा है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पोर्शन समझ में आया ना बाबू? यही काम करना है हमें इन सारे क्वेश्चंस में। करना क्या है, जो वेरिएबल है उसके सापेक्ष अवकलन करो, यहाँ भी अगर सेम वेरिएबल है तो उसी के सापेक्ष अवकलन करो और दोनों को डिवाइड कर दो, मिलेगा कि नहीं dy बाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही पूछेगा का dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल जो उसमें दिख रहा है t वाला फंक्शन, उसके सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। समझ में आया ना? समझ में आया? तो देखो यहाँ क्या करेंगे, हम इस y को क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पे ऊपर तो dy हो गया और नीचे dt करेंगे ना, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और उसके बाद जब t के सापेक्ष करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी यही हो जाएगा ना, d बाई डी टी at स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? और वही काम इधर भी करेंगे, ये जो x है इसको भी t के सापेक्ष अवकलन कर दो। समझ में आया? x को भी क्या करो, t के सापेक्ष एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, d बाई डी टी 2at। समझ में आया? d बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2at। यहाँ देखो dy बाई डी टी मिल जाएगा, यहाँ dx बाई डी टी। हमको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, ये चाहिए ना। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड हो जाएगा। चलो वो आगे देखते हैं कैसे आएगा dy बाई डी एक्स। अभी क्या करना है, अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। वेरिएबल कैसा है, t ही है, इसका मतलब अवकलन हो सकता है। अगर दूसरा वेरिएबल हो और दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करना हो तो वो नहीं होता है ना, कांस्टेंट हो जाता है। चलो यहाँ पे बना लिए dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो at स्क्वायर है ना, तो a टू कॉन्सोनेंट, इसका अवकलन होता नहीं है। अगर इसका अवकलन हुआ तो 0, अगर इसका अवकलन करते हैं t स्क्वायर का तो एक पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2t और 2 माइनस 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, a इंटू 2t। अब इधर क्या होगा, dx बाई डी टी बराबर 2at का अवकलन करना है ना, तो 2at, 2a तो कॉन्सोनेंट, ठीक, t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो 1, बन गया कि नहीं बन गया, 2a इंटू 1, मतलब यह क्या बन जाने वाला होगा 2at, और यह क्या बन जाएगा 2a। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो क्या कर ले, इन दोनों को अलग अलग समीकरण मान लें। माना dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2at, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर। ध्यान दो, dy बाई डी एक्स चाहिए, इसका मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 से 1 को भाग
देने पर भाग देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई, इससे भाग दे दो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dx बाई डी टी, समझ में आया, dx बाई डी टी दिख रहा है। इसके बाद देखो आगे करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड भी डिवाइड हो जाएगा ना, तो राइट हैंड साइड क्या है 2at है और इसका राइट हैंड साइड क्या है 2a है, समझ में आया। अब देखो 2a से 2a कट गया, dt से dt कट गया, ये dx ऊपर आ जाएगा, फंक्शन क्या हो गया dy बाई dx बराबर 2a से 2a कट गया ना, 2t मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर ऐसा दो ऐसे अलग अलग y और x के फंक्शन दिए हुए हो जो नए वेरिएबल के रूप में दिया हो तो उसी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, है ना। x और y को t के सापेक्ष अवकलन करने पर y को किए फिर x को किए, जैसे जैसे फंक्शन चल रहा था इक्वेशन नंबर 1 2 बनाए, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया dy बाई dx, है ना। ऐसे ही फंक्शन हम क्या करेंगे, सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते चलना है और सारे प्रचाल समीकरण को एक बार आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बनाना है एक बार, है ना। बैठ के क्या करना है, इस लेक्चर के बाद उसी प्रचाल समीकरणों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगले लेक्चर में उसको हम भी क्या करेंगे, आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।